जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ग्लोब। आइसोथर्म क्या है? द लाइन जॉइनिंग द इक्वल टेम्परेचर। ओके, इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज इक्वेटर, सो दिस शुड बी द 10 डिग्री सेल्सियस और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं दैट देयर इज अ लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ द इंसोलेशन। तो इक्वेटर साइड का गर्म पानी यहां पर ले जाकर के डिपॉजिट करता है और यहां पर जितना ठंडा होना चाहिए था, और ये एक आइसोथर्म आ गया। Unacademy. Let's crack it. जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, लेट्स मूव स्ट्रेट टू द बिजनेस। प्लीज हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2025। एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन है और अगर आप इस सेशन में एंड तक रुकते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही, आप खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बिल्कुल, अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देंगे इजीली। प्लस उसी के साथ साथ लेट्स से कि आपने पहले अटेम्प्ट दिया है, या फिर इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर और इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर 2026 और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027-28, सो दिस इज अ मस्ट अटेंड सेशन, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको यह पता चलेगा व्हाट्स द की टू स्कोर गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, 100+ जो मार्क्स हैं आपको यह पता चलेगा वो कैसे स्कोर करने हैं। इजीली आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे मिथ होंगे जो बस्ट होने वाले हैं इस सेशन में। अगर आप एंड तक रुकेंगे, ट्रस्ट मी, दिस विल बी अ वेरी यूजफुल सेशन फॉर यू गाइस। चलिए, नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन था, पहले आप इसे पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है ये कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब 2024 में यही क्वेश्चन जब यूपीएससी ने पूछा था, तब लोगों को लगा कि आइसोथर्म वाला जो टॉपिक है ये तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो ऐसा नहीं पूछता था, बट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने एनसीईआरटी में ही दिया है आपको, कि आपको अगर इसका आंसर डिकोड करना है तो आप जाइए एनसीईआरटी को पढ़िए। क्लास 11th की एनसीईआरटी, द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, उसी एनसीईआरटी में है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए इमेज, चैप्टर 9 पे, बी इट द न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, देख लीजिएगा, उसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। 9th जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, द फिजिकल ज्योग्राफी, द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें ये है आपके पास वर्ल्ड का मैप शोइंग द आइसोथर्म, और वो भी जनवरी में। एक जनवरी में है और एक जुलाई में है। और इस वाले क्वेश्चन से, इस वाली थीम से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने अभी आपको दो क्वेश्चंस बताए। नाउ अभी के सेशन में हम लोग थोड़ा सा आइसोथर्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में है। डोंट वरी अबाउट दैट कि हम लोग कुछ बियॉन्ड पढ़ेंगे। नो, वी विल बी जस्ट स्टडीइंग द बेसिक एनसीईआरटी, और इससे आपको पता चलेगा दैट द प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ द स्टैटिक। याद रखिएगा हमेशा, प्रीलिम इज द गेम ऑफ द स्टैटिक। अगर आपके कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, उसी के साथ पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आप उसमें एक आईआर भी ऐड कर लीजिए, साइंस एंड टेक। अगर आपके पहले तो 4 फंडामेंटल अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप यू आर रिलाइंग टू मच ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट, तब भी आपका जो है वो प्रीलिम्स क्लियर क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, आपका 100% क्लियर होगा। इट इज जस्ट अबाउट द स्टैटिक पार्ट। अगर स्टैटिक पार्ट मजबूत है तो आपका पेपर निकलेगा। मैंने भी प्रीलिम्स 2 बार निकाले हैं लगातार, ठीक है, 2023, 2024, और उससे पहले स्टेट पीसीएस भी निकाले हुए हैं, और अदर एग्जाम जो हैं उनके भी प्रीलिम्स निकाल करके मेंस दिए। मेरे पास मार्कशीट भी है, और आप भी लिस्ट में जाकर के नाम चेक कर सकते हैं। आज तो हम नाम से सर्च करते हैं, संजीव यादव 2023-24 आपको मिल जाएगी। नाउ इस सेशन में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर हो सकता है कि आपने पहले अटेम्प्ट दिया हो सकता है कि आपकी कुछ कमी रह रही हो और आप अपनी कमी को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो माई टास्क इज टू, इस सेशन के थ्रू, इनफैक्ट आने वाले कुछ सेशन से, कि आपको वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताया जाए कि कहां आपकी कमी रह रही है। देखिएगा, पहला जो लर्निंग है आपको आज के सेशन से वो ये सीखनी है कि प्रीलिम्स इट इज अ गेम ऑफ द स्टैटिक पार्ट से जो भी क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी में जो भी मेंशन है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रश्न गलत होता है तो समझ लेना रेस से हम दूर जाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहला आज की लर्निंग क्या है? द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस सेशन इज कि आपका स्टैटिक पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीलिम्स इज नॉट द गेम ऑफ द करंट अफेयर्स, रादर इट इज द गेम ऑफ द स्टैटिक। ओके, दैट्स द फर्स्ट लर्निंग ऑफ दिस सेशन। नाउ
चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है और फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने तो थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि चलिए क्यों नहीं बने, आपने कहां तक अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और कहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, आपको सारी चीज का एक रफ आइडिया लग जाएगा उससे। ठीक है, हो सकता है कि आपने एनसीईआरटी उतने ढंग से ना पढ़ी हो या आपने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग ना किए हो। सो देखिएगा नाउ, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ग्लोब। और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में हम कवर करते हैं वर्टिकल टेम्परेचर, तो कवर करते हैं वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम अर्थ सरफेस से और स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर के पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको भी डील करेंगे। लेकिन आज के दिन यहां पर ये जो टॉपिक है दैट इज द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम आइसोथर्म के हिसाब से पढ़ते हैं, उसको डील करते हैं। देखिए आइसोथर्म, पहले तो आपको बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए आइसोथर्म के बारे में। ओके, आइसोथर्म क्या है? द लाइन जॉइनिंग द इक्वल टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का अध्ययन करने के लिए ऑन द ग्लोब मैंने क्या किया कि जो भी लाइन है इक्वल टेम्परेचर की, उनको मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको नाम बोलूंगा मैं आइसोथर्म। बिल्कुल सिंपल है। ओके, एंड यस फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आपको अपने सारे सब्जेक्ट, उनके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपको ऐसा कोई गैप छोड़ना ही नहीं है जहां पर आपको यूपीएससी पनिश करे। याद रखिएगा, आपकी हर गलती पे यूपीएससी आपको पनिश करेगा। बीट इन द प्रीलिम्स, बीट इन द मेंस, इंटरव्यू स्टेज, कहीं पर भी आपने मिस्टेक की वहीं पे यूपीएससी आपको पनिश करेगा। सो इसका मतलब आपके फंडामेंटल्स बेसिक बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपने फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रांग कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, एंड दैट इज 19,999। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड SKY50 आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड यस फ्रेंड्स, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर एंड यू कैन स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन बाय कनेक्टिंग विद द अनअकैडमी। एंड यस, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम। अगर आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका करंट अफेयर्स कमजोर है, इस बार आप करंट अफेयर्स अच्छे से कंप्लीट अपना कर नहीं पाए हैं, तो आप अनअकैडमी से वो भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसी के साथ साथ रिवीजन तो होगा स्टैटिक पार्ट का, बट उसी के साथ साथ जो लाइव सेशन होंगे उसमें आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पढ़ाया भी जाएगा, उसमें लाइव मेंटरशिप भी होगा, आप टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं एवरी थर्ड डे अलाइंड विद द लेक्चर। स्मार्ट शीट मिलेगा आपको, 1 पेज नोट फॉर द क्विक रिवीजन, और सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस जीएस लेक्चर, आपको सारी चीजें मिलेंगी इंक्लूडिंग द सीसेट। उसी के साथ साथ लेट मी टेल यू अबाउट द 6 मंथ प्लान। अगर आप 2026 तक के इस बार के प्रीलिम्स का प्लान अगर अनअकैडमी से अवेल करते हैं तो इसकी कॉस्ट है 19,999। ऑफ कोर्स यूजिंग द कोड SKY50 आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, SKY50 आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप 25,999 रुपए में अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा, और ऐसे आप 18 मंथ का देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड यस फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी करें और आप 2027-28 का टारगेट कर रहे हैं, तो देन आई मस्ट टेल यू कि आपको बुक्स भी मिलेंगी अनअकैडमी की तरफ से, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, इकोनॉमिक्स की मृणाल सर की बुक हो गई, ज्योग्राफी की, ऐसे ही आपको हिस्ट्री की सारी चीजें मिलेंगी। दीज आर नोट्स 3.0 जो एक लगभग 14 बुक्स के अराउंड का सेट है, वो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। पूरी तैयारी कर सकते हैं आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर। सो फ्रेंड्स, चलिए सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज द अर्थ, ओके, दिस इज द सन, लेट मी टेल यू, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन। ओके, सो आपको पता है कि ये जो ट्रॉपिकल जो एरिया है, यहां पर इंसोलेशन ज्यादा है, बिकॉज जो सन की जो रेज हैं, सूर्य की किरणें, वो डायरेक्टली लंबवत परपेंडिकुलर यहां पर इंसिडेंट कर रही हैं, है ना। सो ओविंग टू दैट यहां पर इंसोलेशन ज्यादा है, मतलब यहां पर हीट ज्यादा है, और हीट यहां पर ज्यादा है, सो दिस इज अ ट्रॉपिकल एरिया, और यहां पर हीट ज्यादा है, सो दिस इज एनर्जी सरप्लस रीजन। उसी के साथ साथ जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो वो ये पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों साइड में क्या होगा? हीट की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ इंसोलेशन। अभी हमने देखा कि इक्वेटर पर ज्यादा है, हीट इक्वेटर पे ज्यादा है क्योंकि इंसोलेशन ज्यादा है, और जैसे ही हम पोल की साइड जाएंगे वैसे वैसे इंसोलेशन कम होता चला जाएगा। दिस इज द, हमें पता है, हमने थोड़ा बेसिक था, अध्ययन किया हुआ है। So there is a latitudinal control of the insolation. This is the point that you first be remembering, that there is a latitudinal control of the insolation. Okay. Now, अब देखिएगा एक बार के लिए, please have a look at this. Just a minute. Now, so in the ideal condition, अगर हम एक ideal condition लें, so what should have been the case?
if this is the earth, okay, if this is the earth, this is equator. अगर मैं आइडियल कंडीशन मान के चलूं तो कैसे होना चाहिए आइसोथर्म? आइसोथर्म, these are the point, और इन हर पॉइंट पर सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और ये एक आइसोथर्म आ गया। सो दिस शुड बी द आइडियल केस। ओके, आइसोथर्म ऐसे होना चाहिए। सो उसके बाद ये कम टेम्परेचर का आइसोथर्म और हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, सो लेट्स से दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस, और जैसे आप और ऊपर की तरफ जाएंगे, लेट्स से कि 15 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद और ऊपर की तरफ जाएंगे, सो दिस शुड बी द 10 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे करते करते आइसोथर्म आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। But remember, this is the ideal condition. When there is a proper latitudinal control, when there is a only proper latitudinal control, only, मैंने क्या कहा, only latitudinal control of the insolation, then this should have been the case, ideal condition. But ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा नहीं है तो क्यों है? Because there is a latitudinal control of temperature. This should have been the case. Isotherm should have been the case. This should have been the case, and this should be the general trend of the isotherm. But actually में क्या हो रहा है? But actually the condition is different because of the factors like. But the condition is different because of the factors like land water differential. वो जो आइडियल कंडीशन थी वो तब हो सकती थी जब और कोई भी फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं टेम्परेचर को। जस्ट देयर इज अ लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर, और उसी के साथ साथ पृथ्वी या तो केवल पूरी की पूरी पानी से बनी हुई है, या पूरी की पूरी लैंड से, या उसमें जमीन है, या केवल पानी है, कहीं पर जमीन कहीं पर पानी। इसको बोलते हैं लैंड वाटर डिफरेंशियल। और इस लैंड वाटर डिफरेंशियल के कारण आपको पता है पानी ना तो जल्दी गर्म होता, ना जल्दी ठंडा होता। ऐसे ही जमीन, ना तो जमीन क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। और ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना, अभी इसी साल पूछा हुआ है। सो जो कॉन्सेप्ट है उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है तो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कब नहीं बनते हैं? जब हमने रोट लर्निंग किया हुआ है, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में हम नहीं गए हैं, या हमने रोट लर्निंग किया है तब नहीं होता, या फिर उसी के साथ साथ हमने गलत तरीके से चीजें पढ़ लिए तब गड़बड़ होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नाउ जो आइडियल कंडीशन है उससे डिस्टोर्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द लैंड वाटर डिफरेंशियल। सबसे पहला केस, लैंड वाटर डिफरेंशियल होगा तब आइसोथर्म कैसे होने चाहिए? फॉर एग्जांपल आइसोथर्म शुड हैव बीन द स्ट्रेट लाइन, ओके, लेकिन आइसोथर्म स्ट्रेट लाइन ना होकर के पानी पे तो इस तरीके से है, जमीन पे वो डिविएट होते हैं। जैसे ही वो उस पे लैंड में एंटर करेंगे तो या तो वो नदर्नवर्ड शिफ्ट होंगे या फिर वो सदर्न साइड शिफ्ट होंगे, है ना, या तो पोल की तरफ शिफ्ट होंगे या इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो दो केस मैंने आपको बताए ये कब कब है। अब देखना ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये भी समझना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहां पर दिस इज द पॉइंट थ्रू आउट, ओके, यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस है और ये गर्मियों का टाइम है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं, और जो अपना ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहां पर गर्मी है, और गर्मी में अप्रैल या मई या जून लगा लीजिए आप, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला है, ओके, या 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन लगा लीजिए। उसके बाद यहां पर भी पानी है तो यहां पर भी सेम लाइन पे, ओके। लेकिन जमीन पे जाने के बाद ये पोल के साइड क्यों चला गया? ये पोल के साइड इसलिए गया दोस्तों क्योंकि ज्यादा एरिया लैंड का वो गर्म हो चुका है, मतलब 35 में आने वाला एरिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जमीन जल्दी गर्म होती है, तो गर्मियों में जब जल्दी वो जमीन गर्म होती है तो इसीलिए ये थोड़ा एरिया ज्यादा है। दैट इज वाई जब हम गर्मियों में लैंड पे जाते हैं तो आइसोथर्म उस साइड, पोल के साइड शिफ्ट होता है वो। और अगर आप इसको याद रखना चाहें तो कैसे रखेंगे कि गर्मियों में हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा ठंडा वो चाहिए, स्पेस, थोड़ा कूल स्पेस चाहिए, तो आइसोथर्म दे मूव टुवर्ड्स द पोल, और वहीं सर्दियों में दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, दैट्स ऑल। और ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द पानी ना तो जल्दी गर्म होता ना ठंडा होता, लेकिन जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। और अगर आप लॉजिक से भी समझें तो सर्दियों में ये बैंड क्यों होता है? सर्दियों में व्हाइट बैंड्स साउथवर्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर, हम जो बोलते हैं कि व्हाइट बैंड साउथवर्ड, वो इसलिए होता है दोस्तों, आप सोचिए कि सर्दियों में जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो जल्दी ठंडी हो गई तो आप सोचिए कि अभी इतना एरिया है जिसका जो 35 से जस्ट नीचे है, 35 से नीचे पानी में इतना है, लेकिन जमीन पर केवल इतना ही एरिया बचेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जमीन ऊपर वाली ठंडी हो चुकी है। ये ऊपर वाली जो जमीन है ये थोड़ी सी ज्यादा ठंडी है। दैट इज वाई ये आइसोथर्म वाला टॉपिक ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है,
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आपने अगर इसको स्टार्टिंग से विद इंसोलेशन, विद हीट बजट और पूरी कनेक्टिविटी के साथ अगर आपने किया होता, ट्रस्ट मी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इट इज जस्ट द फैक्ट कि हमने उसको, हो सकता है कि वो ठीक से उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाइज उसको ना किया हो। सो नाउ अब देखिए, आपको पता चल गया आइडियल कंडीशन होनी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन द आइडियल कंडीशन, बट एक्चुअली द कंडीशन इज डिफरेंट। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ लैंड वाटर डिफरेंशियल, इम्पैक्ट ऑफ द ओशन करंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ओशन करंट। दैट इज व्हाई, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये देखिए, ये जनवरी के आइसोथर्म है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको ये देख रहे हैं यहां पर जो आइसोथर्म है, दे आर लिटिल बिट इर्रेगुलर। ये देखिए यहां पर इर्रेगुलर आइसोथर्म है। लेट मी डिमार्केट दिस आइसोथर्म। ये देखिए, ये इर्रेगुलर आइसोथर्म हो गए। यहां पर ऐसा लग रहा है कि इन आइसोथर्म्स को कोई पकड़ के ऐसे खींच रहा है ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। दोस्तों ये इसीलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक वॉर्म करंट है, दिस इज द वॉर्म करंट। ये जो वॉर्म करंट है, ये ऐसे, ये जो वॉर्म करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम वाला, ये जब यहां पर जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनके, तो इक्वेटर साइड का गर्म पानी यहां पर ले जाकर के डिपॉजिट करता है, और यहां पर जितना ठंडा होना चाहिए था उतना ठंडा ना हो करके ये इस यहाँ के आसपास और समुद्र के और ये कोस्ट के आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी जो है वो यहां पर आ चुका है, वो एक्यूमुलेट हो चुका। और ये गर्म पानी कौन सा था? ये वाला नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहां पर ऐसे जाकर के गल्फ स्ट्रीम कन्वर्ट होकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। दिस इज द मेन रीजन, दैट इज वाई ये सारों जितने भी आइसोथर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्ट्रेच से हो चुके हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, नाउ सो इसका मतलब आइसोथर्म आइडियल कंडीशन में होने चाहिए, लेकिन वो आइडियल कंडीशन में है नहीं। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज उसका लैंड वाटर डिफरेंशियल। ओके, उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ओशन करंट। पहला ये हो गया, दूसरा ओशन करंट, थर्ड क्या है? लोकल विंड। यस, देखिए आप अगर लोकल विंड्स हैं किसी भी एरिया में, जैसे गर्मियों में लू चलती है नॉर्दर्न इंडिया में, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए टेम्परेचर कल जैसे गर्मियों का टेम्परेचर था मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, अगर लू चली है तो वहीं उसी जगह का टेम्परेचर बढ़ के 43-44 हो जाएगा अचानक। तो ये जो टेम्परेचर है इसमें चेंज कैसे आया? लोकल विंड के कारण आ गया। सो इसका मतलब जो आइडियल जो कंडीशन है उसमें थर्ड फैक्टर क्या है? लोकल विंड, और उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ अपवेलिंग। मतलब समुद्र का अगर ज्यादा नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है तो अपवेलिंग क्या करती है? ठंडा पानी ऊपर की तरफ लेकर के आती है समुद्र की सतह पर। और मान लीजिए यहां पर समुद्र की सतह है, नीचे से ठंडा पानी आ रहा है, ये एरिया ठंडा हो गया, इसके पास अगर एक जमीन है, लैंड है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, अगर वो भी है बिल्कुल पास में, तो वो भी तो ठंडा होगा ना, उसका कूलिंग इफेक्ट उस पर आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? दीज आर द फैक्टर, द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ दीज दे डिसाइड द आइसोथर्म का पैटर्न क्या होगा। दैट इज वाई जो आइसोथर्म का पैटर्न ऐसे होना चाहिए था ना, रेगुलर, आइडियल कंडीशन में रेगुलर होना चाहिए था इस तरीके से, वो रेगुलर ना हो करके कैसा बन जाता है? वो इस तरीके से आइसोथर्म का पैटर्न हो जाता है, ये जो आपको जिगजैग मैनर में दिखाई दे रहा है। और एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आइसोथर्म्स दे आर क्लोजली स्पेस्ड, irregular and closely spaced in the northern hemisphere, but on the other hand in the southern hemisphere they are evenly spaced. Okay, इनमें डिस्टेंस भी ज्यादा है and they are evenly spaced and less irregular. मतलब यहां पर मोर रेगुलर। क्यों? क्योंकि यहां पर लैंड वाटर डिफरेंशियल कम है, जमीन आपको दिखाई दे रही है, यहां पर कम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी और जमीन, ये देखिए रेशियो डिस्टोर्ट है, यहां पर क्या है? पानी ज्यादा है, जमीन थोड़ा कम है। तो ओविंग टू द मोर लैंड एंड वाटर डिफरेंशियल, ओविंग टू द इफेक्ट ऑफ द लोकल विंड, ओविंग टू द इफेक्ट ऑफ द करंट, दिस करंट, और भी बहुत सारे करंट, जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग करंट्स है, तो उनको कभी बाद में देखेंगे। इन सभी के कॉम्बिनेशन के कारण जो आइसोथर्म है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो इर्रेगुलर है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द, अब चलते हैं वहां पर जो क्वेश्चंस हमने देखे थे, अब उनको देखते हैं। सबसे पहला देखिए, यूपीएससी 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखिए, जनवरी में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म दे बैंड इक्वेटरवर्ड while crossing the landmass. They bend equatorward while crossing the landmass and poleward while crossing the ocean. ठीक है? ओके, स्टेटमेंट राइट, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा इस चीज को, राइट स्टेटमेंट। ओके, द सेकंड, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इट इज वार्मर।
क्यों वार्मर है? क्योंकि पानी ना तो जल्दी गर्म होता ना ठंडा होता, इसलिए वो थोड़ा सा गर्म है। और दैट इज वाई ये थोड़ा पोलवर्ड, जो ये आइसोथर्म है समुद्र पर थोड़ा पोलवर्ड शिफ्ट रहता है। एंड ओवर द लैंड मास इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये जो है द सेकंड इज ओवर द लैंड मास इन द नदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही। सो द ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट सेकंड पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसके जो कारण, उसका रीजन की, उसके बेंडिंग का। और जो जब लैंड में रहते हैं तो इक्वेटरवर्ड, और पोल पे उसमें पानी में है तो पोलवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है। ये 2025 में था, और ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में पूछा था, 2024। इन क्वेश्चन से जो लर्निंग थी, सबसे पहली लर्निंग क्या है कि प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ द स्टैटिक। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है 4 कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट की, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे यूपीएससी में, आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बीट्स प्रीलिम्स, बीट्स स्टेट पीसीएस, किसी में भी हो, आप इजीली उसको निकालेंगे। नोट जस्ट 1 2 1-2 नंबर से नहीं, काफी अच्छा मार्जिन होगा आप लोगों का। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो भी आंसर है, और ऐसे ही सेशन और ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आएंगे। और अपनी अगर कुछ कमी है जिसके कारण प्रीलिम्स रह रहा है और हम मेंस नहीं दे पा रहे, हम धीरे धीरे उसको डिकोड करेंगे इन सेशंस के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।